वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सेकंड बुक जिसका नाम है गोल्डन रेज। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है द बुक दैट सेव द अर्थ। एक ऐसी किताब जो हमारी धरती को एक आक्रमण से बचा लेती है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे एक प्ले के रूप में हम सबको बताया गया है। प्ले एक नाटक चल रहा होता है, म्यूजियम में सभी ऑडियंस बैठी होती है, देख रही होती है इस नाटक को, और ये फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। इसके अंदर एक नाटक के रूप में हिस्टोरियन ने एक प्ले को बताया है और इसमें दो तरीके के ग्रुप बताए हैं। एक ऐसा ग्रुप, ऐसा लोग जो धरती पर रहते हैं जैसे कि हम लोग रहते हैं, हमें पृथ्वीवासी कहा जाता है, और ऐसे लोग जो मंगल ग्रह पर रहते हैं उन्हें मार्शियन कहा जाता है, या कह सकते हैं मंगल निवासी कहा जाता है। तो इसमें यही है, मंगल पर रहने वाले, मंगल के लोग हमारी धरती पर रहने वाले लोग पर आक्रमण करने का सोचते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वो लोग धरती वाले लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, पर ऐसा होता नहीं है। कहानी इस तरीके से शुरू होती है, ये नाटक इस तरीके से शुरू होता है। मैंने यहाँ पर 5 आपको डायग्राम बनाए हुए हैं। ये कौन है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जिनका सिर का आकार सबसे बड़ा है उनका नाम है थिंक टैन। यहाँ पर पहले की जो आकृति है वो है थिंक टैन की, दूसरी नूडल, तीसरी ओमेगा, फोर्थ आयोटा, फिफ्थ ऊप। ये 5 लोग होते हैं जो मंगल ग्रह पर रहते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे लिए ये एलियंस कहलाते हैं। मंगल ग्रह पर रहते हैं, जिसमें जो थिंक टैन होता है उसका सिर सबसे बड़ा होता है, या कह सकते हैं गुब्बारे के समान उसका क्या होता है, सिर होता है। इसलिए थिंक टैन को लगता है कि मेरा सिर सबसे बड़ा है तो मैं क्या हूँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, जबकि वो सबसे ज्यादा फुलिश होता है। और थिंक टैन जो होता है वो अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, अपना आदर सम्मान दूसरों से सुनना बड़ा पसंद करता है। और थिंक टैन चीफ होता है, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कमांडर होता है और अपने पूरे मंगल ग्रह को संभाल रखा होता है। पर बुद्धि में अगर बात करें तो थिंक टैन के पास इतनी बुद्धि नहीं होती जो वो सही तरीके से उसका उपयोग करे। दूसरा, उनके एक असिस्टेंट होते हैं जिसका नाम नूडल होता है। मैंने यहाँ पर सभी के नाम मेंशन किए हुए हैं। पहला थिंक टैन है, दूसरे का नाम होता है नूडल। नूडल जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन थिंक टैन नूडल की बात को मानते नहीं है क्योंकि वो उनके असिस्टेंट होते हैं। अब थिंक टैन सोचते हैं मेरा इतना बड़ा दिमाग है तो सब मेरी बात माने, मैं किसी की नहीं सुनूं। पर हाँ, नूडल जब अपना सजेशन देते हैं तो थिंक टैन यही कहते हैं, हाँ बस मैं भी ऐसे ही कहने वाला था, हाँ मैं भी यही करने वाला था। इस तरीके से जो थिंक टैन होते हैं वो थोड़े से फुलिश होते हैं, लेकिन नूडल जो होता है थिंक टैन के कंपेयर में इंटेलिजेंट होता है, ये बताया है। उसके बाद 3 लोग और होते हैं इनकी टीम में। एक का नाम होता है ओमेगा जो कमांडर होते हैं, दूसरा एक लड़की होती है गर्ल आयोटा जो लेफ्टिनेंट होती है, तीसरा सर्जेंट ऊप। ये थोड़े से नेम कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखने होंगे तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो बात करते हैं हम थिंक टैन की, जिसका आकार बड़ा होता है सिर का, लेकिन फुलिश होता है, दिमाग का ज्यादा उपयोग नहीं करता। नूडल थिंक टैन का असिस्टेंट होता है। नूडल अच्छी राय देता है, थोड़ी सी कहते हैं ना दिमाग वाली राय देता है, पर थिंक टैन उनकी बातों को ज्यादा गौर नहीं करते। ओमेगा, आयोटा और ऊप, इन तीनों को अर्थ पर भेज दिया जाता है। मंगल ग्रह से ये तीनों लोग अपने एक स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं ना, जैसे रॉकेट वगैरह जो होते हैं स्पेसक्राफ्ट, उसमें उसका नाम होता है प्रोब 1। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। तो प्रोब 1 स्पेसक्राफ्ट के अंदर ये तीनों लोग अर्थ पर आ चुके होते हैं, धरती पर आ चुके होते हैं जहां पर हम सब रह रहे होते हैं, ऐसा इस नाटक में बताया है। और आते का है, एक लाइब्रेरी में आकर ये तीनों लोग घुस जाते हैं। ओमेगा, आयोटा और ऊप तीनों अर्थ पे स्पेसक्राफ्ट प्रोब 1 में आते हैं और लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। एक लाइब्रेरी होती है बहुत पुरानी सी, बहुत सारी किताबों से वो लाइब्रेरी भरी हुई होती है, तो ये तीनों आकर उसमें चले जाते हैं। थिंक टैन और नूडल जो होते हैं वो अर्थ पर नहीं आते हैं, वो मार्स पर ही रहते हैं, मतलब मंगल ग्रह पर ही रहते हैं। तो थिंक टैन नूडल को कहता है कि नूडल, हमारे टीम के मेंबर जो हैं धरती पर पहुंच गए हैं, जरा उनसे मेरा कांटेक्ट करवाओ, देखता हूं कि वो कर क्या रहे हैं धरती पर। क्योंकि थिंक टैन जो होता है धरती पर आक्रमण करने का सोच रहा होता है, हमारे अर्थ पर थिंक टैन क्या करता है, इन्वेड करने का सोच रहा होता है। इन्वेड मतलब आक्रमण करने का सोच रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि हम धरती वाले लोग बड़े बेवकूफ हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। इस तरीके से थिंक टैन ऐसा सोच रहे होते हैं। थिंक टैन सोचते हैं पहले मेरे टीम के जो मेंबर गए हैं मैं उनका हालचाल पूछ लूं कि धरती पर उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले वो कभी धरती पर आए नहीं थे। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा।
इस तरीके से थिंक टैंक जो है वो ऑर्डर देते हैं नूडल को और कहते हैं नूडल जल्दी से मेरे कैमरे लेकर आओ, जल्दी से सब कुछ लेकर आओ, मुझे बात करनी है ओमेगा, आयोटा और ऊप से। तो नूडल अपने जो सर होते हैं, बॉस होते हैं या चीफ, उनके अकॉर्डिंग एक कैमरा लेकर आते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी तय की जाती है, सब कुछ सेटअप किया जाता है और मंगल ग्रह से वो धरती पर बात कर रहे होते हैं अपने इन तीनों लोगों से। तो ओमेगा कहता है कि सर हम लोग धरती पर आ तो गए हैं, लेकिन जिस जगह पर हम आए हैं ना वो जगह बड़ी अजीब सी लग रही है, बहुत सारी चीजें एक सारी रखी हुई है, क्योंकि वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हुई होती हैं। इन तीनों ने कभी किताबों को देखा नहीं होता, इन्हें पता नहीं होता बुक्स कैसी दिखती हैं। तो ये अपने सर थिंक टैंक से पूछते हैं कि सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हम लोग आ तो गए धरती पर ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है कि कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। तो थिंक टैंक कहते हैं कि क्या है, जरा कैमरे को पास में लेकर आओ, मतलब कैमरा पास में लेकर जाते हैं नूडल और दिखाते हैं। तो एक तरीके से बुक उन्हें दिखाई देती है, बुक ऊपर नीचे से कवर होता है, नीचे अंदर पेजेस होते हैं। तो थिंक टैंक कहता है धरती वाले लोग थोड़े से भूखे टाइप के होते हैं, ज्यादा खाने पीने के बारे में सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये जरूर कुछ खाने पीने की चीजें हैं। तो थिंक टैंक कहते हैं ये सैंडविच है, आप इसे खाकर देखो, बिल्कुल सैंडविच जैसे लगते हैं। तो थिंक टैंक बुक्स को क्या कहते हैं, सैंडविच कहते हैं। बुक को क्या कहा जाता है, सैंडविच कहा जाता है, उनको बताते हैं अपनी भाषा में, कोड भाषा में। तो ओमेगा कहता है कि ठीक है, थिंक टैंक अगर कह रहे हैं उन्हें हमसे ज्यादा पता है, वो हमारे बॉस है, इंटेलिजेंट है। नूडल को पूछा जाता है नूडल तुम्हें क्या लग रहा है, तो नूडल भी ये कहता है सर अगर आप कह रहे हैं कि वो बुक नहीं, बुक जो है वो सैंडविच है तो होगी। इस तरीके से नूडल भी एग्री कर जाते हैं और ओमेगा को कहा जाता है ओमेगा इस सैंडविच को आप खाकर देखो, इसका टेस्ट कैसा है बताओ, ऐसा थिंक टैंक कहते हैं। ओमेगा को बड़ा अजीब सा लगता है, ओमेगा सोचता है पता नहीं मैं खाऊं या नहीं खाऊं या क्या करूं, क्या पता कोई बॉम्ब वगैरह हुआ तो। लेकिन ओमेगा अपने सर की बात मानते हैं और उसको बुक को, किताब को लाइब्रेरी से उठाकर खाने की कोशिश करते हैं, खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है। बुक कैसे खाई जाएगी, कोई टेस्ट भी नहीं आता बुक का। ओमेगा खाते नहीं है, सिर्फ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और ओमेगा कह देते हैं आयोटा को कि आयोटा मैं तो ये नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो। आयोटा कहती है मैं कैसे कर सकती हूँ, पता नहीं बॉम्ब है या क्या है, मैं तो नहीं खाऊंगी। और आयोटा कह देती है ऊप को कि ऊप चलो तुम ये बुक खाकर देखो, या जो ये सैंडविच है इसको टेस्ट करके देखो कैसा है। तो एट द एंड जो ऊप होते हैं वही क्या करते हैं, सैंडविच को खा लेते हैं। ऊप जो होते हैं वो क्या करते हैं, सैंडविच को खा लेते हैं। ऊप को सैंडविच खाना पड़ता है क्योंकि वो सबसे लास्ट में होते हैं और उनको कमांड माननी पड़ती है सबकी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सैंडविच खाता कौन है, तो ऊप खाता है, ओमेगा नहीं खाता है, आपको ये ध्यान रखना है। बाद में ऊप से थिंक टैंक पूछते हैं कैसा लगा ऊप खाने में सैंडविच, तो ऊप कहते हैं ज्यादा कोई टेस्टलेस है, टेस्ट तो आया नहीं है, पता नहीं अजीब सा है, कुछ ज्यादा इसमें टेस्ट नहीं है, धरती वाले लोग पता नहीं कैसे अजीब सी चीजें खाते हैं। इस तरीके से ऊप कहते हैं। फिर नूडल कहते हैं सर मुझे नहीं लगता कि ये सैंडविच है, मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, मुझे लगता है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। धरती वाले लोग इसको कान पे लगाकर एक दूसरे से बातचीत करते होंगे या अच्छे से इसको क्या करते होंगे, देखते या पढ़ते होंगे। तो थिंक टैंक कहता है कि अच्छा अगर नूडल ऐसा कह रहा है तो ठीक है, हो सकता है। तो थिंक टैंक कहते हैं कि हाँ ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। पर थिंक टैंक अपनी बात को रखने के लिए नूडल को कह देते हैं हाँ हाँ मैं भी यही कहने वाला था जो तुम कहने चाह रहे हो, मुझे भी लग रहा है ये सैंडविच नहीं है, ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक फिर से मास पर बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं अपनी प्रॉप टीम के मेंबर्स को, कहते हैं ओमेगा ये खाने की चीज नहीं है, इसको, इस किताब को, ये जो भी तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसको अपने कान के पास लगाओ और सुनो, ये कुछ ना कुछ कहेगी, कुछ ना कुछ आपको बताएगी, सुनाई देगा आपको। ओमेगा फिर से अपने बॉस की बात मानते हुए किताब को उठाते हैं लाइब्रेरी में से, अपने कान की तरफ लगाते हैं। आयोटा भी उठाती है, ऊप भी उठाते हैं, पर तीनों को ही कोई आवाज नहीं आती क्योंकि किताब बोलती थोड़ी ना, ये तो हमें भी पता है। इस तरीके से बताया जा रहा है, ये बड़ा ही फुलिश एक प्ले चल रहा होता है, बड़ा ये कहते हैं ना हास्यप्रदक, बहुत ज्यादा कॉमेडी एक शो चल रहा होता है। तो थिंक टैंक की बात को तीनों मेंबर टाल नहीं सकते क्योंकि थिंक टैंक उनके बॉस होते हैं, उनके चीफ होते हैं, ऐसा करते हैं। अब नूडल सोच रहा होता है कि ये कान पे लगा तो लिए किताब पर, आवाज क्यों नहीं आ रही है, धरती वाले लोग कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, शायद इनकी कोडिंग या डिकोडिंग अलग होती है और हमारी भाषा अलग है, धरती वाले लोगों की भाषा अलग है, इसलिए हमें उनकी बात समझ में नहीं आएगी। तो नूडल कहते हैं थिंक टैंक को कि सर हमने विशेष लेबोरेटरी में हमारे कुछ विटामिन के कैप्सूल बनाए थे, अगर हम वो खा लें और अपने टीम मेंबर को भेज दें तो वो जरूर धरती वाले लोगों की बात
समझ पाएंगे। तो थिंक टैंक सोचता है कि ठीक है। तो विटामिन के कुछ पील्स होते हैं, पील्स मतलब कि कैप्सूल या दवाइयाँ, जो कि मार्शियन लोगों ने बनाई हुई होती है। इस तरीके से वो धरती पर उनको क्या करते हैं, जो खाने के बाद उसको एनकोड डिकोड करते हैं, भाषा को परिवर्तित करते हैं, शायद उन्हें समझ में आ जाए कि धरती वाले लोग आखिर किस भाषा में बात करते हैं। ऐसा थिंक टैंक कहते हैं नूडल को। दोनों मिलकर विटामिन के कैप्सूल खाकर और जो बुक के अंदर जो भाषा लिखी हुई होती है उसको पढ़ने की या समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पांचों को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर सब फुलिश बिहेव कर रहे होते हैं, एक तरीके से पागलपन टाइप की बातें कर रहे होते हैं। इनको किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो एक लाइब्रेरी के अंदर है और वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने कभी किताबें देखी नहीं होती। अब इस कहानी में हमें समझ में क्या आता है, एक मदर गूज, ये एक नंबर का आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मदर गूज एक नर्सरी क्लास की राइम बुक है, या कह सकते हैं कविताओं की एक किताब है जिसका नाम है मदर गूज। एक यही किताब होती है जिसकी वजह से हमारी अर्थ बिल्कुल सेव हो जाती है इन मंगल ग्रह के अटैक से, मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों के अटैक से केवल एक बुक, नर्सरी क्लास की बुक जो है हमारी धरती को बचाती है। यही इस बुक का नाम है द बुक। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, टाइटल है जो हमारे चैप्टर का, द बुक दैट सेव द अर्थ। तो यहाँ पर जो बुक है ना, उस बुक का नाम मदर गूज है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उस बुक का नाम बताओ जो सेव करती है हमारी धरती को, मंगल जो वासी होते हैं उनसे बचाया जाता है। तो उस बुक का नाम है मदर गूज, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिस्प्ले किया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये किताब आखिर क्या करती है कि मंगल ग्रह के लोग हम पर आक्रमण नहीं करते, इसको मैं अभी कंटिन्यू बताऊंगी। पहले आप ये सारी चीजें समझिए। तो बात चल रही होती है 21 सेंचुरी की। म्यूजियम के अंदर सब बैठे होते हैं मार्शियन लोग जो मार्स ग्रह से आते हैं, प्रोब 1 एयर स्पेस क्राफ्ट में आते हैं। सभी नहीं आते, ओमेगा, आयोटा और ऊप, यही तीनों आते हैं। ये दोनों मार्स में ही रहकर वहां से वॉच कर रहे होते हैं। आते हैं सीधा वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं अर्थ के अंदर। लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें रखी होती हैं उन्हें वो सैंडविच दिखाई दे रहे होते हैं, खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन ऊप जो होता है वो ट्राई करता है। बाद में उसे कहा जाता है ये सैंडविच नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस है। फिर ये कान पे लगाकर लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सुनते हैं, ऐसा नूडल सजेशन देते हैं। विटामिन कैप्सूल खाने के बाद वो सोचते हैं हम अपनी भाषाओं को एनकोड डिकोड कर लेंगे, मतलब भाषा को परिवर्तित कर लेंगे, जो धरती पर रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा ये लोग प्लान बना रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन हो कुछ उल्टा ही जाता है। अब यहाँ तक हमें सारी बात समझ में आ चुकी है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो भी हमने देख लिए। अब आखिर होता क्या है, ये लोग अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को लगाते हैं लेकिन आवाज कुछ नहीं आती है। अब यहाँ पर एक जो किताब होती है मदर गूज, उसमें 3 तरीके की पोयम लिखी हुई होती है, कुछ लाइनें लिखी हुई होती है। पहली फर्स्ट पोयम, सेकंड पोयम, थर्ड पोयम, जो मैं आपको बताती हूँ। उनका मतलब तो कुछ और होता है हमारे अनुसार, पर जो मंगल ग्रह के जो लोग होते हैं वो उसका मतलब अपने अनुसार गलत निकाल लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी क्या कहते हैं फुलिशनेस यहाँ पर शो की जाती है कि मीनिंग कुछ और है पर वो मतलब कुछ और निकाल लेते हैं ये लोग। हम जो ये अपने मार्शियन के अंदर जो रहते हैं नूडल और थिंक टैंक, इन लोगों को लगता है कि हम लोग धरती पर अटैक करने वाले हैं, पर धरती पर रहने वाले लोग तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उन्हें ये पहले ही पता चल चुका है कि हमारे लोग प्रोब 1 स्पेस क्राफ्ट में बैठकर धरती पर आ चुके हैं, और धरती वाले लोगों ने मेरी शक्ल भी देख ली है, क्योंकि हम्पी डम्पी एक पोयम का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा अभी। तो उसकी जैसी शक्ल होती है वैसी ही शक्ल होती है हमारे थिंक टैंक की। तो थिंक टैंक को लगता है बिल्कुल ये तो मेरी पिक्चर है, तो धरती वाले लोगों के पास बिल्कुल मेरी पिक्चर है, इसका मतलब धरती वाले लोगों ने मुझे जान लिया है, पहचान लिया है, वो कभी पर आ सकते हैं मंगल ग्रह पर और मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं। इसलिए एंड में थिंक टैंक नूडल को कहते हैं कि नूडल मुझे कहीं दूर ले जाओ, मार्स से, मंगल ग्रह से, और इतनी दूर ले जाओ, मिलियंस दूर ले जाओ कि धरती वाले लोग कभी भी मुझे ढूंढ ना पाए। इस तरीके से ये फुलिश कहानी खत्म हो जाती है। अभी कौन कौन सी पोयम है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम देखते हैं वो 3 राइम्स जो कि इस पूरे स्टोरी में हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं 3 राइम है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्री, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, with the cocktail shells and the silver bells and the pretty maids all in a row। ये फर्स्ट नंबर एक राइम है जो कि नर्सरी क्लास में चलने वाली मदर गोज किताब से ली गई है। हमारे अनुसार इसके मीनिंग कुछ और होंगे, लेकिन जब इसे ओमेगा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसका मतलब अपने अनुसार निकाल कर थिंक टैंक को बताते हैं, तो थिंक टैंक अपने फुलिश दिमाग का यूज करते हुए और ज्यादा इसका गलत मतलब निकाल लेता है। देखते हैं कि मीनिंग है क्या।
मिस्ट्रेस मैरी एक नाम है, तो मिस्ट्रेस मतलब होता है मालकिन। मालकिन मैरी क्वाइट कंट्री मतलब बिल्कुल उल्टी है। मिस्ट्रेस मैरी जो मालकिन है वो बिल्कुल उल्टी है। क्या करती है वो? हाउ डज योर गार्डन ग्रो? आपके गार्डन में ये चीजें कैसे उग सकती है? अब मिस्ट्रेस मैरीज के गार्डन में क्या क्या चीजें उग रही है देखेंगे। द कॉकटेल शेल, कॉकटेल शेल होता है शंख के ऊपर का जो कवर होता है उसे कॉकटेल शेल कहा जाता है। एंड द सिल्वर बेल, चांदी की घंटियां। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि किसी के गार्डन में चांदी की घंटियां या शंख कभी उगते हैं क्या? नहीं उगते, लेकिन इसमें ऐसा बताया गया है। एंड द प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, प्रिटी मेड सुंदर सुंदर औरतें या लड़कियां जो है एक कतार में आपके गार्डन में खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है। ऐसा हंसते हुए ओमेगा अपने थिंक टैंक को बताते हैं। तो थिंक टैंक कहते हैं अरे ओमेगा हंसना बंद करो, तुम अपनी इस हंसी के पीछे ये पोयम को तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस हंसी के पीछे अर्थवासी क्या कहना चाह रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे हो तुम। अर्थ वालों ने हम तक आने का रास्ता खोज लिया। अर्थ वाले लोग बड़े ही तेज हैं, पृथ्वी में रहने वाले लोग। देखो उन लोगों ने सिल्वर की खेती करना शुरू कर दिया है और शंख वगैरह को भी वो अपने खेतों में उगाते हैं। इस तरीके से धरती पर रहने वाले लोग एग्रीकल्चर में कितने एडवांस हो चुके हैं। इस तरीके से थिंक टैंक अपने फुलिश दिमाग का यूज करते हुए इस राइम का गलत मतलब निकाल लेता है। उसके बाद आगे एक सेकेंड राइम और दी गई है जो आयोटा होती है वो पढ़ती है। हे डीडल डीडल द कैट एंड द फिडल। हे डीडल डीडल मतलब कि बताया जाता है, एक पोएम के बारे में बताया गया है कि एक बिल्ली होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? फिडल, बेईमान होती है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और जो गाय होती है वो चंद्रमा के ऊपर छलांग मारकर चली जाती है। हे लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पॉट, इस तरीके का सीन देखकर कि गाय जो है छलांग मार के चंद्रमा पर गई है, कुत्ता होता है वो देखकर हंसा रहा होता है, खिल रहा होता है, खिलखिला रहा होता है। एंड द डिश रन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट होती है वो चम्मच के साथ भाग जाती है। ये इस राइम का मतलब है। तो आयोटा इसे पढ़ती है और अपने थिंक टैंक को बताती है। तो थिंक टैंक फिर कहते हैं अरे हंसना बंद करो, इसके पीछे के भाव को समझो। अर्थ पर रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कितने एडवांस हो चुके हैं। इन्होंने अपने घर के जानवरों को भी, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको भी घरों से बाहर निकलने की शिक्षा दे दी है, ट्रेन कर दिया है। देखो गाय जो है वो कैसे मून पर आ चुकी है, कुत्ता भी है जो ये सब चीजें देख रहा है। तो जल्दी ही अर्थ वाले सारे एनिमल मास पर भी आ सकते हैं और एक साथ ग्रुप में आकर हम पर हमला कर सकते हैं, ऐसा थिंक टैंक कहते हैं। उसके बाद थर्ड पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें थिंक टैंक तो बस छोड़कर ही भाग जाता है अपने मास को। हम्पी डम्पी सेट ऑन द वॉल। हम्पी डम्पी एक गुब्बारे टाइप का एक मोटा सा मुंह वाला आदमी होता है जो बिल्कुल दिखने में थिंक टैंक की तरह ही दिखाई देता है। उसकी पिक्चर भी बनी हुई होती है। तो ऊप कहते हैं देखो सर इसकी पिक्चर तो बिल्कुल आपकी जैसी लग रही है। तो थिंक टैंक कहते हैं दिखाओ जरा, और कैमरे की मदद से वो पिक्चर देखते हैं तो थिंक टैंक को लगता है ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ, धरती वाले लोगों ने कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया है। इस तरीके से वो फुलिश बिहेव करते हुए अपने आप को बता रहे हैं। तो थिंक टैंक कहते हैं हम्पी डम्पी सेट ऑन वॉल। तो ऊप जो होता है वो इसको पढ़ रहा होता है, कहते हैं कि हम्पी डम्पी दीवार पर बैठे हुए थे। हम्पी डम्पी हैड अ ग्रेट वॉल और ग्रेट फॉल, और वो दीवार से नीचे गिर गए हम्पी डम्पी। Then the kings and the horses and the all kings men, राजा के व्यक्ति जो लोग थे और घोड़े थे वो उस हम्पी डम्पी को उठा नहीं पाए। Cannot put हम्पी डम्पी together again, उस बिखरे हुए गिरे हुए हम्पी डम्पी को फिर से इकट्ठा नहीं कर पाए। और जब हम्पी डम्पी की पिक्चर देखते हैं थिंक टैंक तो उन्हें लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। और थिंक टैंक कहते हैं रोको रोको, यहीं रोक दो, आगे धरती पर आक्रमण नहीं करना। और कहते हैं इनको प्रोब टीम ओमेगा आयोटा और ऊप को भी वापस मार्स पर बुला लो। नूडल को कहते हैं थिंक टैंक कि मुझे इस मार्स से, इस मंगल ग्रह से कहीं दूर ले जाओ, मिलियन दूर ले जाओ, जहां पर धरती के लोग मुझे ढूंढ ना पाए, क्योंकि धरती वाले लोगों ने मुझे पहचान लिया। देखो उनके पास मेरी फोटो भी है, जबकि फोटो हम्पी डम्पी की होती है पर वो दिखने में लगता थिंक टैंक की तरह ही है। इस तरीके से थिंक टैंक को अपनी जान का खतरा होता है। धरती पर होने वाला आक्रमण वो रोक देता है और खुद मंगल ग्रह को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाता है। इस तरीके से ये प्ले, ये नाटक खत्म होता है। तो स्टोरियन हमें क्या शिक्षा देते हैं, बता क्या रहे होते हैं कि 21 सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ मतलब फ्यूचर में, अभी हमारे लिए तो फ्यूचर की बात है, होगा क्योंकि 2040 की इसमें बात चल रही है, तो अभी तक तो वो आया नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, मंगल ग्रह के साथ अपने कुछ संबंध बना सकते हैं। फिर
हिस्टोरियन बताते हैं आने वाले कुछ सेंचुरी में हम लोगों ने मंगल ग्रह के साथ संबंध बनाया और अच्छे संबंध बनाए, और थिंक टैंक जो था वो चला गया और उसके बाद नूडल को क्या बना दिया गया, वहां का चीफ बना दिया गया, क्योंकि नूडल इंटेलिजेंट थे। इस तरीके से ये प्ले खत्म होता है। प्ले बड़ा ही मजेदार होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक से मिलकर बना हुआ होता है। थोड़ा सा अगर आप इसको एक बार और लाइन टू लाइन बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर समझ में आएंगी। दो तरीके की बात चल रही होती है, पृथ्वीवासियों में और मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों के बीच में। तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, तब आपको ये और ज्यादा क्लियर में समझ में आएगी। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक को आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु रोट द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये जो नाटक है ये किसने लिखा है, इसके राइटर का नाम बताना है। आंसर है क्लियर बाइको। क्लियर बाइको ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सेंचुरीज वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। इस बुक के अंदर किस सेंचुरी के बारे में बातचीत की गई है। आंसर है 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। और 21वीं शताब्दी जो मतलब शुरू होने वाली है, फ्यूचर के बारे में भी बताया है। हु, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट स्टॉप द मैरिटाइम इन्वेंशन ऑफ 2040। मतलब जो मंगल ग्रह के लोग हम भारतवासी अपने धरतीवासी पर जो अटैक करने वाले थे, उस अटैक को रोका किसने था। आंसर है मदर गोज। एक हमारी बुक थी नर्सरी क्लास की राइम की, उसकी वजह से वो लोग डर गए और धरती पर आक्रमण नहीं किया। बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। इसमें आपको बड़े ही ब्रीफ आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पेविशनेस विद नूडल। पेविशनेस मतलब होता है नाराजगी। नूडल ने जो थिंक टैंक थे उन्होंने नूडल के साथ क्यों नाराजगी को व्यक्त किया, क्योंकि थिंक टैंक चीफ थे, नूडल उनका असिस्टेंट था। थिंक टैंक चाहते थे कि नूडल उनका आदर सम्मान करे, उनको सर सर कहकर बुलाए बार बार। बिकॉज नूडल लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ थिंक टैंक सैल्यूटेशन, क्योंकि नूडल ने बातचीत करने के दौरान अपने सर चीफ के संबोधन में कुछ कमी रख दी थी। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। उनके संबोधन में कुछ कमी रख दी थी, जिस वजह से थिंक टैंक नूडल से नाराज हो गए थे और बोले थे कि मुझे वापस से क्या करो, अच्छे से आओ भगत करो या मेरा सम्मानजनक शब्दों को यूज करके मेरा स्वागत करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। थिंक टैंक ने धरती को कैसा बताया, धरती पर रहने वाले लोगों के बारे में थिंक टैंक क्या कहते हैं। आंसर है थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ एज एन द इनसिग्निफिकेंट प्लेस। थिंक टैंक ने धरती को एक तरीके से बिल्कुल ही गंदी या बदसूरत जगह कहा है। ही कॉल्स ऑफ द अर्थलिंग, वो हमारे अर्थलिंग होते हैं धरतीवासी जो धरती पर रहते हैं, उन्होंने धरतीवासी को अगली कहा है, कुरूप या बद्दे कहा है। एंड द प्रिमिटिव बैल ऑफ मून, और कहा है कि ये तो एक तरीके से बैल ऑफ मून का मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरीके से क्या भद्दे आदमी है जो मिट्टी के बने हुए हैं। इस तरीके से थिंक टैंक हम धरतीवासी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। उन्हें लगता है हम दिखने में कुरूप है, हम में दिमाग नहीं है और हम लोग खाने की भूखे हैं, हर वक्त खाने की चीजों को तलाशते हैं। ऐसा थिंक टैंक हम धरती वालों के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। अंत में सैंडविच आखिर खाता कौन है। सब एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं खाने के लिए, लेकिन खाता कौन है। ऊप। आंसर है ऊप ईट्स एंड बाइट डाउन ऑन द कॉर्नर ऑफ द बुक। ऊप जो होता है अंत में सैंडविच को खाता है। सैंडविच खाने की चीज नहीं होती, वो बुक होती है, और उसे बी बाइट्स डाउन, एक किताब के कॉर्नर से उसको तोड़ता है। एंड द कॉर्नर ऑफ द बुक, वो होती किताब है लेकिन थिंक टैंक उस बुक को सैंडविच मानते हैं। इस तरीके से ऊप जो है वो उस बुक को खाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूट। थिंक टैंक कैसा आदर चाहता था नूडल के द्वारा, क्या क्या बातें सुनना चाहता था हर किसी से थिंक टैंक। आंसर है ही विशेस टू बी सैल्यूट। थिंक टैंक चाहता था कि हर लोग मुझे ऐसा कहें, क्या, ओ ग्रेट एंड द माइटी थिंक टैंक, ओ मेरे महाराज, मेरे थिंक टैंक जी, आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपका मैं आदर करता हूँ। रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक थिंक टैंक को मेरा प्रणाम है या फिर मेरा गुड मॉर्निंग है। मोस्ट पावरफुल एंड द इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। थिंक टैंक चाहते थे कि सभी लोग मुझे कहे कि मेरे जैसा दूसरा जीव इस पूरे यूनिवर्स में है ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अच्छी राय देने वाला जो होता है इंसान, एडवाइज़र। इस तरीके से थिंक टैंक चाहता था कि सभी लोग मुझे सैल्यूट करें या मेरा संबोधन करें। आंसर है ये जो बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी। जब ऊप ओमेगा आयोटा लाइब्रेरी में जाते हैं तो ऊप लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचते हैं। आंसर है ऊप थिंक्स दैट इट मे बी अ शॉप। ऊप को लगता है कि एक बड़ी किसी दुकान है, एक बड़ी सारी दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अबाउट द बुक्स ही थिंक्स दैट दे मे बी हेड्स, और किताबों को देखकर
ऊप को लगता है कि किताबें नहीं है बल्कि ये क्या है, हर्ट है। हर्ट मतलब कि एक तरीके से टोपी। इस तरीके से वो किताब को, ऊप जो होता है किताब को खोलता है और अपने सिर के ऊपर भी रख लेता है। उसे बुक्स जो है वो कैप नजर आ रही होती है, हैट या टोपी नजर आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी लुक लाइक। लास्ट वाली जब हम पोयम पढ़ते हैं तो उसमें हम्पी डम्पी जो होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से आप देखेंगे। आंसर है, द पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी लुक्स लाइक थिंक टैन। हम्पी डम्पी की जो पिक्चर होती है वो बिल्कुल थिंक टैन की तरह दिखाई देती है। मतलब हम्पी डम्पी और थिंक टैन दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। हम्पी डम्पी हैड ग्रेट बैलून ब्रेन लाइक थिंक टैन। हम्पी डम्पी का भी एक बड़ा सारा गुब्बारे की तरह बड़ा सिर होता है जैसा कि थिंक टैन का होता है। तो थिंक टैन जब वो पिक्चर देखता है तो उसे लगता है, उसे गलतफहमी हो जाती है कि धरती वाले लोग मुझे पहचान चुके हैं, इसलिए तो मेरी पिक्चर धरती पर आई है और धरती वाले लोग कभी भी मुझ पर आक्रमण करके मुझे मार देंगे, इसलिए थिंक टैन वो छोड़कर चला जाता है मंगल ग्रह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट क्वेश्चन डज द थिंक टैन आस्क द मिरर। थिंक टैन के पास एक जादुई कांच होता है जिसपे वो अपनी शक्ल देखता है, खुद से ही सवाल करता है और मिरर जवाब देता है। जब मिरर धीरे जवाब देता है तो थिंक टैन को ये बात अच्छी नहीं लगती। आंसर है, मिरर से थिंक टैन क्या क्वेश्चन करता है। आंसर है, ही आस्क हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। मिरर को देखते हुए थिंक टैन उसे सवाल करता है कि इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे ज्यादा अविश्वसनीय या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो कौन है। इस तरीके से मिरर जवाब देता है कि थिंक टैन महाशय आप ही हैं। तो थिंक टैन अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाई डिड द बुक्स टीच इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की जो किताबें थी वो हमें क्या सिखाती थी। आंसर है, द बुक्स टॉट पीपल, जो किताबें हैं वो इंसानों को सिखाती थी हाउ टू, कब, व्हेन टू, कब, हाउ टू कैसे, व्हेन टू कब, वेयर टू कहाँ, एंड वाई क्यों, कब क्यों कहाँ कैसे, इन सब के बारे में ज्ञान जो देती थी वो किताबें ही देती थी। बुक्स एजुकेटेड, बुक्स हम धरती पर रहने वाले लोगों को एजुकेट करती थी। एंड पंक्चुएटेड एंड द डेकोरेटेड, वो पूरी तरीके से पंक्चुएशन मार्क से घिरी हुई थी और उसे अलग थी। इस तरीके से किताबें इंसान को ज्ञान देती थी, इसलिए किताबों का चलन ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 9, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में किसने धरती पर आक्रमण करने का सोचा। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण। तो कौन आक्रमण करना चाह रहा था धरती पर, मंगल ग्रह के निवासी, या कह सकते थिंक टैन ने ये योजना बनाई थी। आंसर है मार्टिशन। मार्शियन मतलब होते हैं जो मंगल ग्रह के निवासियों को मार्शियंस कहा जाता है और धरती पर जो रहते हैं उन्हें अर्थलिंग कहा जाता है। तो मंगलवासियों ने सोचा कि वो धरती पर क्या करेंगे, आक्रमण। और उसमें भी किसने सोचा था, चीफ कौन थे, थिंक टैन। तो थिंक टैन ने धरती पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। मार्शियन ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी। उनमें कौन कौन से लोग थे, थिंक टैन जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, ओमेगा जो थे वो कैप्टन थे, आयोटा जो थे वो लेफ्टिनेंट थे और ऊप जो थे वो सर्जेंट थे। इस तरीके से इन सभी लोगों ने योजना बनाई थी और मिलकर थिंक टैन के साथ धरती पर आक्रमण करने का सोचा था। इनमें नूडल भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर द बुक्स रेफर्ड एज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। किताबों को इंसान का सच्चा मित्र क्यों कहा जाता है। आंसर, यस, बुक रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हाँ, किताबों को इंसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे टीच मैन, क्योंकि ये किताबें इंसान को सिखाती है अबाउट, किसके बारे में, हाउ टू, कब, कैसे, व्हेन टू कब, वेयर कहाँ, एंड क्यों, कब क्यों कहाँ कैसे, हर चीज का ज्ञान जो है वो किताबों से ही मिलता है, इसलिए इंसान की बेस्ट फ्रेंड किताबों को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैज थिंक टैन थॉट अबाउट द मैग्निफिकेशन ब्रिलियंस। मतलब थिंक टैन जो है वो किस तरीके से सोचते थे कि मेरे जो गए हुए जो क्रू मेंबर गए हुए हैं उनकी जो याददाश्त है उसको कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनकी याददाश्त को बढ़ाया जाए। आंसर, ही हैज थॉट दैट क्रू मेंबर शुड टेक विटामिन पिल। थिंक टैन को लगता था कि मेरे क्रू मेंबर्स को, जो आयोटा, सर्जेंट और जो गए हुए थे ऊप धरती पर लाइब्रेरी में, उन्हें विटामिन कैप्सूल की जरूरत है, जिस वजह से वो खाएंगे और अपने दिमाग को बढ़ाएंगे, मतलब दिमाग की उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो जान पाएंगे कि धरती पर क्या क्या चीजें, और वो सैंडविच को भी खाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरीके से वो ऐसा सोच रहे थे। तो आंसर है
ही हैज थॉट द क्रू मेंबर यहाँ पर किसको बोला गया है, आयोटा को, ऊप और सर्गेट को, दैट शुड टेक विटामिन पिल, उन्हें विटामिन की गोलियां खानी चाहिए, टू इंक्रीज द इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। इस तरीके से थिंक टैंक ऐसा विचार कर रहे थे, क्योंकि थिंक टैंक खुद फुलिश है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ। थिंक टैंक जो है वो अर्थ के बारे में क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं। आंसर, थिंक टैंक इज प्लानिंग टू इन्वेड द अर्थ। थिंक टैंक जो होते हैं इन्वेड करने का सोच रहे होते हैं, इन्वेड मतलब आक्रमण करने का सोच रहे होते हैं अर्थ के ऊपर। ही हैज सेंट ओमेगा आयोटा एंड ऊप इन प्रोब 1 स्पेसक्राफ्ट, और थिंक टैंक ने अपने सुरक्षा दल या कह सकते हैं उनके क्रू मेंबर को पहले ही धरती पर भेज दिया था, जिसमें कौन कौन शामिल था, ओमेगा, आयोटा और ऊप, ये तीनों पहले ही धरती पर जा चुके थे और लाइब्रेरी में वो एंटर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज थिंक टैंक स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ। जैसे ही थिंक टैंक का जो दल था या तीनों लोग ही थे, ओमेगा, आयोटा और ऊप, ये जब धरती पर पहुंचे लाइब्रेरी में तो ये कंफ्यूज क्यों हो गए, परेशान या घबरा क्यों गए। आंसर है, they puzzled because they never saw such things on any of the other galaxy या other galaxy। इस तरीके से जो ये पजल क्यों हो गए थे जाने के बाद धरती पर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा माहौल, ऐसी चीजें कभी कहीं देखी नहीं थी। जहां पर भी वो दूसरे गैलेक्सी पे गए थे या कह सकते हो अंतरिक्ष में और कहीं गए थे, वहां पर उन्होंने इस तरीके की किताबें, चीजें नहीं देखी थी। इसलिए क्रू मेंबर कंफ्यूज्ड हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि ये क्या चीज है, नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था जहां पर भी उन्होंने विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। नूडल इन सब में थोड़ा इंटेलिजेंट था। नूडल ने क्या सलाह दी थी थिंक टैंक को किताबों के बारे में। आंसर है, नूडल इन्फॉर्म्स थिंक टैंक इन अ वेरी हम्बल मैनर। नूडल ने बहुत ही प्यार से, शालीनता से थिंक टैंक को किताबों के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि मुझे नहीं लगता कि ये बुक्स होंगी, या फिर जैसे थिंक टैंक ने कहा था कि ये सैंडविच है, तो नूडल ने कहा था मुझे नहीं लगता कि ये सैंडविच होंगी। ही ऑब्जर्व्ड दैट अर्थलिंग, अर्थलिंग होते हैं हम पृथ्वीवासी, जो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं उसे अर्थलिंग कहते हैं, यूज देम एज द सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो नूडल ने कहा था कि ये खाने की कोई चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक ऐसे उपकरण है जिससे धरती पर रहने वाले लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो नूडल ने बुक्स को सैंडविच ना बताकर कम्युनिकेशन डिवाइस बताया था। इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Why did think tank plan fail to invade the earth? थिंक टैंक का जो योजना थी धरती पर आक्रमण करने की, वो फेल क्यों हो गई। आंसर, थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ बिकॉज मास स्पेस क्रू डिड नॉट नो अबाउट बुक। थिंक टैंक की योजना जो कि वो धरती पर आक्रमण करना चाहता था वो फेल हो गई थी, क्योंकि थिंक टैंक ने जो अपने क्रू मेंबर भेजे थे आयोटा, ओमेगा और ऊप को, वो लोग किताबों के बारे में जानते नहीं थे। इससे पहले क्रू मेंबर ने किताबों को देखा नहीं था जब वो धरती पर लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। द मदर गूज, यहाँ पर एक बुक का नाम है, जो इसकी मेन जो है वो बुक यहाँ पे है, द बुक मदर गोज ऑफ अर्थ फ्राइटेड हिम। धरती की एक मदर गोज, एक नर्सरी कक्षा की एक राइम बुक जो थी, उससे ये सारे के सारे लोग जो होते हैं, मार्शियंस जो होते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मीनिंग लिखे हुए होते हैं ये उन मीनिंग को गलत समझ लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं मीनिंग का, जिस वजह से थिंक टैंक को लगता है कि धरती वाले लोगों ने उसे पहचान लिया है। दे मिसअंडरस्टूड, वो किताब में लिखी हुई मीनिंग्स का मिसअंडरस्टैंड मतलब कि गलत मीनिंग जो है वो खुद ही सोच लेते हैं। द मीनिंग्स ऑफ राइम्स एंड सो बिकम अफ्रेड ऑफ द अर्थलिंग। अर्थलिंग का मतलब होता है जो लोग धरती वाले होते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को अर्थलिंग कहा जाता है। इस तरीके से मदर गोस्ट जो बुक होती है उसके राइम के गलत अर्थ मिसअंडरस्टैंडिंग वो कर लेते हैं। द मीनिंग ऑफ राइम, कविताओं के अर्थ को गलत समझ लिया जाता है। एंड बिकम अफ्रेड, जिस वजह से मार्शियन लोग डर जाते हैं। किससे? अर्थलिंग से, धरती पर रहने वाले लोगों से। दे कैंसिल देयर प्लान ऑफ इन्वेडिंग द अर्थ, इसलिए थिंक टैंक जो होता है वो धरती पर आक्रमण करने का जो प्लान होता है वो उसी वक्त कैंसिल कर देता है। थस अ बुक सेव द अर्थ फ्रॉम अटैक ऑफ मार्शियन, इसलिए हम कह सकते हैं कि मदर गूस किताब ने धरती को बचा लिया मार्शियंस के अटैक से। यही कहा जाता है कि जो धरती वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन थिंक टैंक को ऐसा लगता नहीं था, लेकिन अब वो भी ये जान चुका था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल किस प्रकार का आदमी था उसके बारे में बताना है।
नूडल इज अ क्लेवर एंड वाइज मैन। नूडल इन सब में होशियार था, थोड़ा सा बुद्धिमान भी था। ही इज एंड द एप्लीशिएंट ऑफ द थिंक टैंक। वो थिंक टैंक का प्रशिक्षु था। प्रशिक्षु मतलब थिंक टैंक को राय देने वाला, या कह सकते हो एक तरीके से थिंक टैंक का असिस्टेंट जो कह सकते हो वो था। ही इज सेंसिबल ऑल्सो। नूडल बहुत सेंसिबल था, उसे थिंक टैंक से ज्यादा नॉलेज था और अर्थ की चीजों को वो थिंक टैंक से ज्यादा जानता था, समझता था। When थिंक टैंक guesses about book to be sandwich, जब थिंक टैंक अपने क्रू मेंबर को बता रहा था कि ये किताबें नहीं है बल्कि ये क्या है, सैंडविच है, मतलब वो किताबों को सैंडविच समझ रहा था। नूडल tells that they are some sort of communication device। तब नूडल ने थिंक टैंक को कहा कि सर मुझे नहीं लगता कि ये सैंडविच है, मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका उपयोग धरती वाले लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं। इस तरीके से नूडल का सजेशन मानकर थिंक टैंक ने भी कहा कि हाँ मुझे भी यही लग रहा था। ही इज पोलाइट एंड द हम्बल डाउन टू अर्थ एटीट्यूड प्लीजेस थिंक टैंक। थिंक टैंक को नूडल का शालीन और शांत स्वभाव बड़ा ही अच्छा लगता है। थिंक टैंक नूडल से काफी प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा ही मीठा और ठंडा होता है। यहाँ पर दो विशेषताएं नूडल की और है, एक वो पोलाइट रहता है और बहुत ज्यादा वो हम्बल भी है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What do you know about थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले? ये नाटक पढ़ने के बाद या देखने के बाद आप थिंक टैंक के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर, रूलर ऑफ मास इज इगोइस्टिक। थिंक टैंक जो था वो मंगल ग्रह का शासक था या राजा था, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, मतलब घमंडी था। उसे ऐसा लगता था कि मेरे जैसे दूसरा कोई यूनिवर्स में है ही नहीं। थिंक टैंक हैज अ बिग शेप माइंड। थिंक टैंक का दिमाग दिखने में बहुत बड़ा था, मतलब एक गुब्बारे की तरह बड़ा उसका दिमाग था, शेप में, आकृति में बड़ा था। बट डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट अर्थलिंग। लेकिन दिमाग में, बुद्धि में बहुत छोटा था, मतलब साइज में तो सिर बहुत बड़ा था पर बुद्धि कहें तो बहुत कम थी, थोड़ा बहुत भी उसे नॉलेज नहीं था। थिंक टैंक को डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, पता नहीं था बिल्कुल भी अबाउट अर्थलिंग, धरती पर रहने वाले लोगों के बारे में। थिंक टैंक सोचता था कि धरती वाले लोग मतलब मूर्ख हैं या बेहुदे हैं, इस तरीके से वो सोचता था, लेकिन रियल में थिंक टैंक खुद ही ऐसा होता है। ही इज अ कॉवर्ड। थिंक टैंक बड़ा ही डरपोक टाइप का आदमी था। He thinks that Martians are mighty and handsome। थिंक टैंक को लगता था मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग, मतलब उसके जो वासी हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, माइटली, बहुत ज्यादा क्या है, होशियार है, हैंडसम है, दिखने में सुंदर है। He plans to attack on the earth। थिंक टैंक ने अर्थ पर आक्रमण करने का सोचा ताकि अर्थ को भी वो अपने शासन में ले ले। एंड फ्राइटनेस एंड डिसाइड टू एस्केप फ्रॉम हिज ऑन प्लान। और डर के मारे वो क्या हो गया, भाग गया, अर्थ को छोड़कर। अर्थ पर थिंक टैंक नहीं आया था, उसके क्रू मेंबर आए थे। इस तरीके से वो डर के मारे उसने डिसाइड किया कि अब वो धरती पर आक्रमण नहीं करेगा। दिस मेक्स हिम अ लाफिंग करेक्टर। ये जो चीज है वो थिंक टैंक के बारे में बहुत लाफिंग बताती है, मतलब ये बात देखकर हमें बहुत हंसी आती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला थिंक टैंक एक छोटी सी किताब से हार मान गया और बहुत दूर तक अपने मास को छोड़कर चला गया। इसलिए इस नाटक में थिंक टैंक को बड़ा ही फुलिश बताया गया है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कॉवर्ड बताया गया है, जो डरपोक टाइप का होता है और अपनी तारीफ सुनना जिसे पसंद है लेकिन काम उसे कुछ नहीं आता, इस प्रकार का करेक्टर थिंक टैंक का इस नाटक में शो किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How were friendly relation established between people of Mars and the people of Earth? कुछ समय निकलने के बाद, कई सेंचुरीज निकलने के बाद धरती वाले लोगों में और मंगल ग्रह के लोगों में कैसे संबंध स्थापित हुए? आंसर है फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द अर्थलिंग एंड द मार्शियन। कुछ सालों बाद, कुछ समय निकलने के बाद धरती वाले लोगों में और मंगल ग्रह के लोगों में एक फ्रेंडली रिलेशन बन गया, एक मित्रता का क्या बन गया, व्यवहार बन गया। और ये कौन सी शताब्दी में बना था? 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी में, लगभग 500 साल बाद। अब ये बात फ्यूचर की हो रही है, हम अभी समय में पहुंचे नहीं है। 500 साल बाद ऐसे होगा, 25th सेंचुरी आएगी तो अर्थ वालों लोगों में और जो मंगल ग्रह पर जो लोग हैं उनके बीच में एक अच्छा संबंध बन चुका होगा। द वाइज एंड द वंडरफुल नूडल हैड बिकम द रूलर ऑफ मास। क्योंकि अब मंगल ग्रह का जो नया राजा होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, फुलिश नहीं होगा बल्कि एक बुद्धिमान होगा। इसलिए थिंक टैंक को हटाकर अब नया राजा किसको बना दिया है? नूडल को बना दिया है नाटक में। अर्थलिंग थॉट मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक। हम धरती वाले लोगों ने मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को सैंडविच और बुक के बीच का अंतर बताया है, उन्हें पढ़ा लिखा कर एक कहते हैं ना कि ज्ञान दिया है। दे
एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन द मार्सोपिस, एक तरीके से मंगल ग्रह की राजधानी है, वहां पर एक लाइब्रेरी को भी क्या किया, स्थापित किया है ताकि मंगल ग्रह वाले लोग जो है धरती की किताबों को पढ़ सके। इस तरीके से आने वाले समय में भारत जो धरती वाले जो लोग हैं उन्होंने संबंध बना लिए थे, फ्रेंडली संबंध बना लिए मार्स पर रहने वाले लोगों से। ध्यान रखना ये प्ले की बात हो रही है लेकिन फ्यूचर के बारे में इसमें बताया गया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। बात 25th सेंचुरी की चल रही है और अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब वो समय अभी तक रियल में नहीं आया है जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर की कल्पना इसमें की जा रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. Why does iota say so? अर्थ पर रहने वाले लोग या पृथ्वीवासियों के जो कान है वो हमसे ज्यादा तेज है। आयोटा ऐसा थिंक टैंक को क्यों कहती है? आंसर, थिंक टैंक टेल्स द स्पेस क्रू दैट बुक्स आर सम शॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। थिंक टैंक जो होता है वो अपनी होशियारी झाड़ते हुए अपने जो क्रू मेंबर होते हैं आयोटा, ऊप और ओमेगा जो धरती पर गए होते हैं उन्हें कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में किताबें हैं, मतलब जो सैंडविच है वो सैंडविच नहीं है बल्कि वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसा कि नूडल उन्हें पहले बताता है। थिंक टैंक कहता है अपने स्पेस क्रू को दैट बुक्स आर सम शॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि ये जो किताबें या जो सैंडविच है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ही ऑर्डर्स द क्रू मेंबर टू लिसन टू द बुक, और वो अपने क्रू मेंबर को कहता है थिंक टैंक कि इसे अपने कान के सहारे लगा लो और इसमें से सुनने की कोशिश करो, कोई ना कोई आवाज जरूर इसमें से आएगी। आयोटा डज नॉट हियर एनी साउंड फ्रॉम द बुक, आयोटा ने ऑर्डर फॉलो किया थिंक टैंक का और किताब को अपने कान के सहारे लगाया। पर आप खुद बताइए किताब में से तो कोई आवाज अपने आप तो आएगी नहीं, तो आयोटा कहती है कि मुझे तो इस बुक में से या इस सैंडविच में से कुछ भी आवाज आती हुई सुनाई नहीं दे रही। दे ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर, वो फिर भी थिंक टैंक के ऑर्डर को मान रहे थे। ओमेगा ने भी ऐसा किया, ऊप और आयोटा भी कर रही थी, थिंक टैंक के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, बट ऑल इन वेन, उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई क्योंकि बुक में से आवाज आ ही नहीं सकती। दे आर अफ्रेड टू टेल थिंक टैंक दैट ही इज रॉन्ग, तीनों ही लोग डर रहे थे थिंक टैंक को असलियत बताने में, उसे ये कहने में कि थिंक टैंक आप गलत कह रहे हो, ये कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो उनके क्या थे, बॉस थे। सो आयोटा सेज दैट perhaps the earthling have sharper ears than the Martian, इसलिए आयोटा उस बात को दबाने के लिए कहती है कि हमारे कान से ज्यादा जो है तेज कान शायद अर्थलिंग के, इसलिए उन्हें तो बुक में से आवाज आ जाएगी लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही है। इस तरीके से बच्चों ये एक नाटक था, प्ले था, जो भविष्य में होने वाले कुछ नई चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है। बड़ा ही फनी नाटक था, आपने सभी कैरेक्टर के बारे में जानकारी ली है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, सारे क्वेश्चन से डिस्कस हो चुके हैं। आप लाइन टू लाइन चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, इसे लाइक करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।